हे बडी, यू नो व्हाट, ये रिलीजन वर्सेस साइंस का डिबेट नया नहीं है। इनफैक्ट ये सदियों से चलता आया है। शुरुआती दौर में क्रिश्चियनिटी और गैलीलियो के बीच का जंग काफ़ी मशहूर था, पर यहाँ एक और साइलेंट वॉर लड़ी जा रही है हमारे अपने रिलीजन हिंदुइज्म और साइंस के बीच। अग्निव्रत, वेद विज्ञान और उनके 100 सवाल। अगर आप इनके फॉलोअर्स की सुनो तो उनके मुताबिक अग्निव्रत के इन 100 सवालों के जवाब कोई भी नहीं दे सकता, जिनमें से 15 सवालों के जवाब ऑलरेडी हमने इस वीडियो में दे रखा है। पर बाकी के सवालों के जवाब देने से पहले हम अग्निव्रत के पर्सनल बायस और लॉजिकल फैलेसीज के बारे में बताना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिन चीज़ों के बारे में साइंस अभी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड आंसर नहीं दे सकता, उन पर क्वेश्चन खड़ा करना काफ़ी आसान है और अग्निव्रत ने यह बार बार किया है। पर जिन सवालों का जवाब आपका वैदिक रेशमिक वर्ड सैलेड भी नहीं दे सकता, उन्हें अव्यक्त बताकर चुपके से निकल जाना, ये कहाँ का डबल स्टैंडर्ड है। और तो और, अगर आप इन लोगों की सुनो तो ये हमेशा इस बात का ढिंढोरा पीटते हैं कि कॉमन सेंस ब्रो, कॉमन सेंस। पर इनके सवालों को देखकर ऐसा लगता है कि इनके पास वो भी नहीं है। इन्होंने कई बार इस बात को बताया है कि अग्निव्रत को नासा और किप थॉर्न, इन दोनों से यह मैसेज आया था कि वो इनके सवालों के जवाब नहीं दे सकते। चलो थोड़ी देर के लिए हम इस बात को मान लेते हैं, पर इसके पीछे का लॉजिकल रीज़न क्या हो सकता है। किप थॉर्न को 2017 का नोबेल प्राइज़ मिला था, पर किस फील्ड में? ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेशन, जो कि ऑब्वियसली एक एक्सपेरिमेंटल फील्ड है। बट क्या उन्होंने ग्रेविटेशनल वेव की रिसर्च में स्ट्रिंग थ्योरी, लूप क्वांटम ग्रेविटी, हायर डेरिवेटिव ग्रेविटी या फिर होरावा ग्रेविटी या इनमें से किसी भी एक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का यूज किया था? द आंसर इज नो। किप थॉर्न एक क्लासिकल जनरल रिलेटिविस्ट है और उनका रिसर्च दूर दूर तक ग्रेविटी के क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर को टच नहीं करता। तो ऐसे में उनसे उन सवालों के जवाब एक्सपेक्ट करना जो फंडामेंटली क्वांटम मैकेनिक्स को इन्वॉल्व करता है, अगर मूर्खता नहीं तो और क्या है। आप ही बताओ, क्या आप एक हार्ट सर्जन से किडनी का ऑपरेशन करवाओगे? नहीं ना। हर इंसान के पास हर सवाल का जवाब हो ऐसा ज़रूरी नहीं, पर वो स्टडी करके इनके जवाब को जान सकता है। ऐसा ही कुछ नासा के साथ भी है। नासा को इस बात से क्या मतलब कि बिग बैंग क्यों हुआ था? वहाँ फिजिसिस्ट थ्योरेटिकल फिजिक्स में स्टडी नहीं कर रहे हैं। नासा का काम स्पेस मिशन पर ध्यान देना है और डाटा कलेक्ट करने पे, ना कि थ्योरेटिकल फिजिक्स में डिस्कवरीज करने से। अब ऐसे स्टेटमेंट का यूज़ करके बायसेज क्रिएट करना कहाँ की समझदारी है। गजब की बात तो ये है कि अग्निव्रत ने इसके ऊपर एक पूरा का पूरा बुक लिख डाला है, व्हाट इज साइंस, जिसमें उन्होंने अपने जलन का प्रदर्शन विज्ञान की परिभाषा पर हमला करते हुए किया है। इस चैप्टर में अग्निव्रत का सिर्फ एक मकसद है, विज्ञान की परिभाषा में खोट निकालना, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया है। उनके मुताबिक साइंस अपने टेक्नोलॉजिकल लिमिट के बाहर नहीं देख सकता। पर यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर आप किसी चीज़ को देख नहीं सकते, अपने डिवाइसेस की मदद से महसूस नहीं कर सकते, तो उस पर भरोसा करने का फ़ायदा क्या? आपके लॉजिक के मुताबिक आप किसी फ्लैट अर्थर से कम नहीं हो, वो भी अपने लॉजिक का यूज करके पृथ्वी को फ्लैट साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं, और आप भी फिलॉसफी और साइंस को एक साबित करने में लगे हो। बस आपकी गलती यह है कि आपको चीज़ों का पूर्ण ज्ञान नहीं है और आप बहुत से लॉजिकल मिस्टेक को भी करते हो, जिसे हम लॉजिकल फैलेसीज कहते हैं। आपने साइंस के डेफिनेशन पर बखूबी प्रश्न खड़ा किया है, पर इस प्रक्रिया में आप स्केप्टिसिज्म के रोल को भूल गए। साइंस उस नॉलेज का कलेक्शन है जिस पे आप क्वेश्चन कर सकते हो, उससे आप चेक करके झुठला भी सकते हो, पर रिलीजन में ऐसा नहीं होता। आपका पूरा स्कीम इस बात पर आधारित है कि किसी तरह से स्केप्टिसिज्म को पिक्चर के बाहर किया जाए और उसके जगह पर फेथ को इस्टेब्लिश किया जाए। और इसीलिए आपने अगले चैप्टर में एक्सपेरिमेंटेशन पर सवाल खड़ा किया है। चैप्टर 2, जिसका टाइटल सस्पिशियसनेस ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन है, उसका सीधा लॉजिक यह है कि अगर हमारी थ्योरी एक्सपेरिमेंट की अग्नि परीक्षा पर खड़ी नहीं उतर सकती, तो साधारण सी बात है, हमें एक्सपेरिमेंटल साइंस के मेथड पे सवाल खड़ा करने का ज़रूरत है। ये पूरा चैप्टर इस बात के अराउंड घूम रहा है कि साइंस में हम चीज़ों को प्रूव नहीं कर सकते, सिर्फ डिस्प्रूव कर सकते हैं। हालांकि यह बात कुछ मायनों में सही है, पर लॉजिकली गलत है। उनके इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में रेड हेडिंग लॉजिकल फैलेसी कमिट किया गया है, जो कभी भी इस बात को कंसिडर कर ही नहीं रहा कि एक्सपेरिमेंट में हम थ्योरीज की लिमिटेशन को भी खोज सकते हैं और उसकी मदद से हम उस थ्योरी को पहले से और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हमारी थ्योरी बहुत से एक्सपेरिमेंट में खड़ी उतरती है सिवाय एक के,
तो इसका यह मतलब है कि हमारी थ्योरी में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारे सोलर सिस्टम में किए गए हर एक्सपेरिमेंट को बखूबी एक्सप्लेन करता है, सिवाय एक के, प्रिसेशन ऑफ पेरिहेलियन, जिसे एक्सप्लेन करने के लिए हमें ग्रेविटी के पिक्चर में बदलाव लाना पड़ता है। न्यूटोनियन ग्रेविटी को फोर्स की तरह मानता है, बट रिलेटिविटी ग्रेविटी और फोर्स दोनों के डेफिनेशन में बदलाव लाता है, और इसी बदलाव या इसी इम्प्रूवमेंट की वजह से वो इस फिनोमिना को काफ़ी आसानी से एक्सप्लेन कर सकता है। जनरल रिलेटिविटी न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिस्प्रूव नहीं बल्कि एक्सटेंड करता है। अगर आप चाहो तो आइंस्टाइन के इक्वेशन का यूज करके न्यूटन के यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को डिराइव कर सकते हो, एक ऐसा इक्वेशन जिसका डेरिवेशन न्यूटन के समय में एग्जिस्ट नहीं करता था, पर आइंस्टाइन की थ्योरी की मदद से हमें फ्री में मिलता है। इसका क्या मतलब है? क्या हमने न्यूटन के थ्योरी को गलत साबित कर दिया, या फिर आइंस्टाइन की थ्योरी की मदद से हमें न्यूटन की थ्योरी का और भी डीपर अंडरस्टैंडिंग प्राप्त हुआ? आप कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को हमें ज़रूर बताना। इस सेक्शन के अंत में अग्निव्रत ने वही बेतुकी सी बात कर दी कि एक्सपेरिमेंट की मदद से कभी भी कोई भी थ्योरी का निर्माण नहीं हुआ है। रेस्ट इन पीस क्वांटम मैकेनिक्स, जिसका जन्म फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी और स्टर्न गैलाक एक्सपेरिमेंट जैसे एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए हुआ था। अब मैं इनके बारे में क्या ही बताऊं। एनीवेज, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, रिव्यू ऑफ मैथमेटिकल क्राइटेरिया। इमेजिन करो आपको एडवांस्ड मैथमेटिक्स नहीं आता, जिसकी वजह से आपके ब्रह्मांड को लेकर समझ बहुत ही ज़्यादा सीमित है। तो जाहिर सी बात है, आप मैथमेटिक्स के खिलाफ लोगों को भड़काने की पूरी कोशिश करोगे, और अग्निव्रत ने यह काम बखूबी अंजाम दिया है। बुक का ये सेक्शन चेरी पिकिंग का क्लासिक एग्जाम्पल है। इन्होंने आइंस्टाइन से शुरू करके बर्नौली, फाइनमैन एक्सेट्रा का कोट्स का यूज करके बायस बहुत ही अच्छी तरह से क्रिएट किया है, जो कि साफ साफ बताता है कि अग्निव्रत को मैथ्स नहीं आता। तो साधारण सी बात है, वो कुछ ऐसी कहानियाँ जरूर बुनेंगे जिसमें मैथमेटिक्स के बिना ही हम ब्रह्मांड को समझ सकें, और इसका क्लासिक मिस्टेक उन्होंने अपने ही बुक वेद विज्ञान में करा है। उनके मुताबिक धनंजय प्राण जैसे बहुत सी रश्मियाँ स्ट्रिंग थ्योरी के वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की तरह बिहेव करते हैं, पर उनकी खासियत यह है कि उन्हें एक्स्ट्रा डायमेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। धनंजय प्राण एक वाइब्रेटिंग एंटिटी है जो स्पेस से भी कई गुना सूक्ष्म है। बट अगर अग्निव्रत एक एक्चुअल फिजिसिस्ट या साइंटिस्ट होते तो उन्हें यह बात ऑलरेडी पता होता कि कोई भी वाइब्रेटिंग एंटिटी जो क्वांटम इंटरैक्शन में पार्ट लेता है वो 4 डायमेंशन में इनफाइनाइट मास का होगा। बट यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट मास का नहीं है, जो कि चीख चीख कर हमें इस बात को बता रहा है कि शायद वेद विज्ञान बस एक स्कैम है। इनफाइनाइट मास का दूसरा प्रभाव इस बात पे भी पड़ता है कि वो तुरंत ब्लैक होल बन जाएगा, और नो हेयर थ्योरम की वजह से मास, चार्ज या स्पिन इन्हें छोड़ के कोई भी प्रॉपर्टी उसके बाहर की चीज़ों को अफेक्ट नहीं कर सकता। तो ऐसे में धनंजय प्राण एक ब्लैक होल से ज़्यादा कुछ और काम नहीं कर सकता। आप खुद इस चीज़ को लॉजिकली देखो। अगर हम वेद विज्ञान के इस हिस्से पर मैथमेटिकल क्वेश्चन खड़ा नहीं करते तो हमें कभी भी इस लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन के बारे में नहीं पता चलने वाला था। क्या लोग अभी भी मैथमेटिक्स को इग्नोर कर सकते हैं? अगर उनका जवाब हाँ है तो हम उनकी मदद नहीं कर सकते हैं। अगर इस थ्योरी में इतने आसानी से लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन मिल सकते हैं तो मैथमेटिकल स्क्रूटनी के बाद सोचो इस थ्योरी का क्या हाल होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस पॉइंट को ध्यान से सुनो तो धनंजय प्राण एक वाइब्रेटिंग एंटिटी है। मनस्तत्व एक ऐसा माध्यम है जिसके अंदर हजारों प्रकार के वाइब्रेशन या स्ट्रिंग्स उत्पन्न होते हैं। उनके मुताबिक धनंजय प्राण मनस्तत्व से उत्पन्न होता है, जो कि स्ट्रिंग फील्ड थ्योरी से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है। स्ट्रिंग फील्ड थ्योरी के मुताबिक स्ट्रिंग जो वैदिक रश्मि के धनंजय प्राण से रिलेटेड है, उसका जन्म स्ट्रिंग फील्ड से होता है। मजे की बात तो यह है कि स्ट्रिंग फील्ड थ्योरी का कोरिलेशन फंक्शन रिलेटिविटी के रूल्स को ब्रेक नहीं करता, और वो मनस्तत्व के सभी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो भी करता है। बट जैसा कि आप देख सकते हो, अगर रिलेटिविटी के रूल्स मैथमेटिकली ब्रेक नहीं हो रहे हैं और कुछ भी फास्टर देन लाइट ट्रैवल नहीं कर रहा, तो इसका एक ही मतलब है कि धनंजय प्राण का कॉन्सेप्ट मैथमेटिकली गलत है। एक प्लेजराइज्ड आइडिया जो स्ट्रिंग थ्योरी से चुराया गया है आपके जैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। उनके मुताबिक इंटैंगलमेंट और न्यूट्रिनोज फास्टर दैन लाइट ट्रैवल करते हैं, बट न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट जिसमें फास्टर दैन लाइट ऑब्जर्व हुआ था वो फॉल्टी इक्विपमेंट की वजह से था। अब आपका आर्गुमेंट ही खुद मिस इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड है, तो थ्योरी के बारे में हम क्या ही कह सकते हैं। रही बात इंटैंगलमेंट की, तो वह भी मिसअंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है।
आप एंटैंगल्ड ऑब्जेक्ट को इंडिविजुअली ट्रीट कर रहे हो, जो कि अलाउड नहीं है, और इसी वजह से तो नो कम्युनिकेशन थ्योरम जैसा थ्योरम एग्जिस्ट करता है। आप जाकर क्वांटम मैकेनिक्स को प्रॉपर्ली पढ़ो और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि एंटैंगलमेंट और फास्टर देन लाइट के बीच कोई भी कोरिलेशन नहीं है। दोस्तों, जिस भारतवर्ष को हम महान बनाना चाहते हैं, वहाँ पर इस तरह से पश्चिमी सभ्यता के आइडिया को चोरी करके थोड़ी शब्दावली में परिवर्तन लाकर अपने आइडिया के रूप में प्रेजेंट करने वाले लोग भरे पड़े हैं, तो हम इन पे भरोसा कैसे कर सकते हैं? जरा सोचो, अगर अग्निव्रत को गणित का ज्ञान होता तो क्या वो ऐसी गलतियाँ करता? पॉपुलर साइंस के बुक में ऐसे इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं होते, जिसकी वजह से अग्निव्रत खुद अपने ही ट्रैप में फंस गया। जब आप बुक के इस सेक्शन में एक्सपीरियंस्ड इंसान की बात कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा महत्वपूर्ण इंसान ब्रह्मांड के असल सच को जानता होगा, और वो इस तरह की छोटी मोटी गलतियां कभी नहीं करेगा जैसा आपने ऊपर कर रखा है। अग्निव्रत यहाँ कुछ और नहीं बल्कि खुद एक इग्नोरेंट इंसान है, जो एक्सपीरियंस्ड साइंस का हाथ पकड़कर चलने से मना कर रहा है। उन्होंने खुद ये कहा है कि उनके पास बहुत से आइडियाज़ हैं जो हमारे आधुनिक विज्ञान को एक नया दिशा दे सकता है। क्या वो सभी आइडियाज़ भी ऐसे ही खोखले हैं जिनका कोई मैथमेटिकल बेस नहीं, और अगर मैथमेटिकली चेक किया जाए तो पूरी तरह से गलत हो जाता है? पीटर हिग्स, एल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग, इन्हें पब्लिसिटी बस ऐवी हवा में नहीं मिल गया। उनका मॉडल प्रिसाइज मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा गया था। अब जाहिर सी बात है, अग्निव्रत आभास मित्रा की बात तो जरूर करेगा। तो वापस से मैं यहाँ पर रिमाइंड देना चाहता हूँ कि उनका पेपर रूकी मिस्टेक पर बेस्ड था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस पेपर को पढ़ो तो आपको पहली नज़र में ऐसा लगेगा कि यार सब कुछ सही है, क्या परफेक्ट लॉजिक है। बट अगर आप कैलकुलेशन को दोबारा खुद से करोगे और लैंडौ लिप्सिट के बुक के साथ कंपेयर करोगे रिजल्ट्स को, तो आपको ये पता चलेगा कि उनके इटर्नली कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट का ब्राइटनेस 0 नहीं होगा। एक्चुअल कैलकुलेशन कभी भी 0 ब्राइटनेस रिजल्ट नहीं देता, पर उन्होंने जिस इक्वेशन को खुद से केयरफुली क्राफ्ट करा है उसके मुताबिक ऐसा आंसर जरूर आएगा। और उनका क्राफ्टेड इक्वेशन का डेरिवेशन कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। पर जब हम कॉन्जर्वेशन ऑफ स्ट्रेस एनर्जी टेंसर का यूज करते हैं और प्योर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं जो वेल स्टैब्लिश्ड रिजल्ट से आता है, तो उससे पता चलता है कि इको का ब्राइटनेस 0 नहीं होता, जिसका सिर्फ एक ही मतलब है कि वो ब्लैक होल मिमिकर नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लैक होल का ब्राइटनेस 0 होता है। एनीवेज, अब ऐसे बायसेस का लेकर हम क्या कर सकते हैं जो कि गलत लॉजिक, गलत कोट्स या फिर लॉजिकल फैलेसीज के ऊपर बेस्ड है। एनीवेज, अब हम अग्निव्रत के विज्ञान की परिभाषा को देखेंगे, जहां उन्होंने शब्दों के साथ यूँ कुछ इस तरह से हेराफेरी की है कि हमें वो पता ना चले जो हमारे काम की चीज़ है। उनके मुताबिक साइंस उस नॉलेज का कलेक्शन है जो यूनिवर्स के लार्ज स्केल स्ट्रक्चर से लेकर स्मॉल स्केल स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है। पर ध्यान देना, यहाँ पे कहीं भी स्केप्टिसिज्म या उससे रिलेटेड वर्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। अग्निव्रत ने बहुत ही चालाकी के साथ इस नॉलेज की क्वेश्चनेबिलिटी को हटा दिया है। स्केप्टिसिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और अगर हम किसी नॉलेज पे क्वेश्चन ही नहीं कर सकते और उसे चेक ही नहीं कर सकते, तो हम उस पर भरोसा ही क्यों करें? अगर आप इस पे क्वेश्चन नहीं कर पाते, जैसा हमने किया और ऊपर वीडियो में आपको बताया भी कि हमारे क्वेश्चन करने पर बहुत से मैथमेटिकल इनकन्सिस्टेंसीज हमारे सामने आने लगे थे, और ऐसे इनकन्सिस्टेंसीज उनके वेद विज्ञान की अमेज़न सेल के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। और साथ में ऐसा करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपका दिमाग का यूज़ करता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, अग्निव्रत के फॉलोअर्स अपने दिमाग का यूज़ बहुत कम करना चाहते हैं और बस हवा में बातें बनाकर आर्गुमेंट को जीतने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में अग्निव्रत ने एल्बर्ट आइंस्टाइन के कोट्स का यूज किया है, और वो ये कहते हैं कि आई लव नेचर बट आई हेट मैथ्स। तो भाई, मैथ को हमेशा कौन प्यार करता है? मैथ बहुत ही ज़्यादा जनरलाइजेशन में चला जाता है, और मैथ ऊपर से बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है। एक साधारण सी चीज़ को समझने के लिए आपको मैथ में वेक्टर कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशंस, इन सभी को सीखना पड़ेगा। इतना मेहनत हर इंसान नहीं करना चाहता। इस वजह से ऑब्वियसली साधारण सी बात है, हर इंसान कभी ना कभी अपने जीवन में मैथ से नफरत जरूर करता है। प्लस यहाँ पर जिन कोट्स का यूज किया गया है उसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया है। अगर आप एल्बर्ट आइंस्टाइन के मास्टरपीस जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अगर आप उसे पढ़ते हो, तो आपको इतना मैथ दिखेगा कि आप एल्बर्ट आइंस्टाइन की इन कोट्स को लेकर उन्हें हिपोक्रेट बोलने लग जाओगे। अरे खुद बताओ ना, आपको स्पेस, यूनिवर्स, कॉस्मोज, एस्ट्रोफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, इन सभी से प्यार क्यों हुआ? क्योंकि आपने बचपन में डिस्कवरी या किसी टीवी पे डॉक्यूमेंट्री देखा था
जो स्पेस के बारे में बात कर रहा था, और मोस्ट लाइकली वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बात कर रहा था। और ये थ्योरीज इतना वियर्ड और इतना ज़्यादा पावरफुल क्यों बन पाए, इसका साधारण सा जवाब है कि ये मैथमेटिक्स पर बेस्ड थे। अब अगले पॉइंट में उन्होंने कहा है कि आई डोंट बिलीव इन मैथमेटिक्स। भाई एल्बर्ट आइंस्टाइन को 15 साल की उम्र में कैलकुलस आता था। यहाँ इवन 18 साल के बंदों को कैलकुलस समझने में प्रॉब्लम होता है, और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने खुद इस चीज़ को मास्टर कर रखा था। तो अब ऐसे में ये बातें, ये कोट्स एल्बर्ट आइंस्टाइन को हिपोक्रेट नहीं बताता तो क्या बताता है? प्लस आप इस तरह के कोट्स का यूज करके अपने आर्गुमेंट को रखने की कोशिश कर रहे हो कि आपके पास अपना दिमाग नहीं है। क्योंकि अगर ये कुछ कर रहा है तो ये बस अथॉरिटेटिव बायस क्रिएट कर रहा है। वो इंसान जो थोड़े बहुत भी रैशनल है, थोड़े बहुत भी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, उन्हें ऐसा लगेगा कि यार एल्बर्ट आइंस्टाइन ऐसा कह रहे हैं, स्टीफन हॉकिंग ऐसा कह रहे हैं, तो हो सकता है सही हो। क्योंकि अगर इंसान अपना मस्तिष्क का यूज नहीं करना चाहता तो वो दूसरे के बातों में आसानी से आ सकता है। और वही थर्ड कोट जो है बर्नौली का, वो कहते हैं कि फिजिक्स के लिए अच्छा होता कि कोई मैथ एग्जिस्ट ही नहीं करता। भाई जब बर्नौली ने ये कहा था तो उस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। एक जनरल रिलेटिविटी, उसका बहुत सारा फॉर्मलिज्म है, लाइक एडीएम फॉर्मलिज्म, हैमिल्टन जैकोबी फॉर्मलिज्म, पटानी फॉर्मलिज्म एंड एक्सेट्रा। और इन सभी को समझने के लिए आपको अलग अलग मैथ सीखना पड़ेगा। तो आप खुद बताओ, एक छोटे से चीज़, एक एप्पल ट्री से कैसे फॉल करता है, इस सिंपल से फिनोमिना को समझने के लिए एडवांस्ड मैथमेटिक्स सीखना पड़ रहा है। क्या ये आसान बात है? आपको 1-2 साल लगेगा सिर्फ डिफरेंशियल ज्योमेट्री ढंग से समझने में, और उसके बाद आप जनरल रिलेटिविटी के बारे में थोड़ा बहुत समझ पाओगे, और उसके बाद आप यूनिवर्स की इस इंट्रिंसिक ब्यूटी को फील कर पाओगे। बट उससे पहले आपके लिए वो चीज़ें फील करना पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप इतना मेहनत करोगे तो आपको लगेगा कि क्या ये सब कुछ वर्थ इट है। मतलब अगर आप यूनिवर्स को उस लेवल पे समझने की कोशिश कर रहे हो, बट उसके लिए जितना एफर्ट वो डिमांड करता है, अगर आप वो उतना एफर्ट नहीं दे पा रहे, तो आप जरूर कहोगे कि काश ये अच्छा होता, हमें मैथमेटिक्स का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। अगर हम शब्दों की मदद से ही चीज़ों को समझ लेते हैं तो काफ़ी आसान होता, हमारा जीवन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता, और हमें इतना मेहनत भी नहीं करना पड़ता। थर्ड पॉइंट में वही फाइनमैन के कोड का यूज़ किया गया है कि हम अभी सभी लॉज को नहीं जानते और हमारे इग्नोरेंस का फ्रंटियर बढ़ता जा रहा है। हाँ, ये बात तो सही है। हम आए दिन अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमें यूनिवर्स के बारे में अलग अलग फैक्ट डेली पता चलता है, और उसकी वजह से हमें यह ज्ञान होता है कि हम अभी भी बहुत सी चीज़ों के बारे में नहीं जानते। तो साधारण सी बात है, हमें और भी ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। इसके बाद वही ऑब्वियसली स्टीफन हॉकिंग, क्योंकि वो तो क्लासिक बेट है। हर एक फिजिक्स लवर, हर एक साइंस लवर स्टीफन हॉकिंग के बारे में जानता है, और उनके पॉइंट का यूज करके बायस बनाना काफ़ी आसान है। हॉकिंग ने अपने आइडिया को प्रेजेंट करा है कि एक एक्सपेरिमेंट का यूज करके हम चीज़ों को डिस्प्रूव कर सकते हैं, उनकी लिमिटेशंस को फाइंड कर सकते हैं, और वही लिमिटेशन फाइंड करने वाला क्वालिटी हमारे साइंस का खूबी है। बट अग्निव्रत ने इसे दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से ले लिया। उसने इसे ऑथेंटिसिटी के सर्टिफिकेट के रूप में प्रेजेंट करने लग गया। भाई अगर आप अपने मॉडल को, अपने आइडिया को क्वेश्चन नहीं कर रहे, तो वो आपका फेथ पर बेस्ड है, और फेथ पर बेस्ड चीज़ साइंस नहीं होता। आप ही बताओ, मैं आपके बात पर क्यों मान लूँ? क्योंकि मैंने जब मैथमेटिक्स से चेक करा तो आपका आइडिया ही गलत आ रहा है। तो ऐसे में आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है जिसकी वजह से हम आपकी बातों को सुने? अगर आपके आइडियाज़ में ऐसे खोट हैं, ऐसे फॉल्ट हैं, तो वो इस बात को कह रहा है कि हम आपके आइडिया को सीरियसली ले ही नहीं सकते, कोई रिसर्चर लेगा ही नहीं। और इस चीज़ को लेकर आप ऐसे कहने लग जाते हो कि साइंटिफिक कम्युनिटी बायस्ड है, साइंटिफिक कम्युनिटी ये है वो है। भाई अगर आप एक ट्रू रिसर्चर होते ना, तो अपने आइडियाज़ को जेनेडो, आर्काइव या दूसरे रिसर्च पेपर वाले साइट पे ऑलरेडी अपलोड कर चुके होते, जैसे मैंने करा है, जैसे बहुत से दूसरे लोगों ने करा है। बट नो, आपको तो बस वही बिजनेस करना है, और आपके फॉलोअर्स तो अलग ही लेवल पे खेल रहे होते हैं। बट हम कर भी क्या सकते हैं? इंडिया में बहुत से अच्छे अच्छे रिसर्चर हैं जिनके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया था। मेरा ऑल टाइम फेवरेट फिजिसिस्ट फ्रॉम इंडिया कोई और नहीं बल्कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है। उनका बुक है एक मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ ब्लैक होल। मैंने ये बुक को पढ़ा है, एंड ट्रूली ये वन ऑफ द बेस्ट बुक इस टॉपिक पे लिखा हुआ है। जिन लोगों को ब्लैक होल पे ट्रूली रिसर्च करना है ना, मैं उन्हें ये बुक हमेशा रिकमेंड करता हूँ। और अगर इसे तुमने अभी तक नहीं पढ़ा है तो एक बार ज़रूर पढ़ना यार। इस बुक को पढ़ने के बाद जो खुशी मिलता है ना, और जो गर्व प्राप्त होता है कि यार किसी इंडियन बंदे ने, किसी इंडियन फिजिसिस्ट ने ऐसे बुक को लिखा है जो आने वाले सालों साल तक
रेलेवेंट रहेगा और लोगों को बहुत सी चीज़ों के बारे में सिखाएगा। अगर बुक के लैंग्वेज में कोई ट्रू मास्टरपीस है ना, तो वो ये बुक है। तो ऐसे लोगों को एडमायर करो ना। ये क्या वर्ड सैलेड वाले लोगों को आप फेमस बनाते हुए चले जा रहे हो। और वही यहाँ पर मैंने वापस से बताया कि अगर एक पेपर जर्नल के द्वारा रिजेक्टेड होता है तो रेलेवेंस, लिटरेचर, लैंग्वेज, इन सभी की वजह से रिजेक्टेड होता है। अगर आपके पेपर में मैथ है ही नहीं, अगर आपके पेपर में दम है ही नहीं, जैसा मैंने देखा कि अगर थोड़ा सा मैथ लगाया तो आपके पेपर में इस तरह के फॉल्ट दिखने लगे। और जैसा कि हमें ये लॉजिक बता रहा है कि आपने उन आइडियाज़ को कहीं से चोरी करके लाया है। बिकॉज साधारण सी बात है ना, आपके आइडियाज स्ट्रिंग थ्योरी से बहुत ही ज़्यादा मिलते जुलते हैं और आपके पास मैथ भी नहीं है, तो साधारण सी बात है आपने पॉप साइंस से पढ़ के लाया है। और ऐसे लोग भारत में भरे पड़े हैं। आप किसी 10 साल के बंदे से पूछो तो उसके पास पूरा यूनिवर्स कैसे काम करता है इसका एक मॉडल होगा। हम सभी के पास था ना। जब हम 10 साल के थे तो हमें लगता था कि हम पूरे यूनिवर्स को जानते हैं, हम हर चीज़ जानते हैं। पर जैसे जैसे हम बड़े हुए वैसे वैसे हमें ज्ञान हुआ कि नहीं यार, बहुत सी चीज़ें हैं अभी भी जो हम नहीं जानते हैं। और बस अगले चैप्टर में उन्होंने वही सेम ओल्ड आर्ग्यूमेंट्स का यूज करा है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो उनका कहना है कि अगर मैथ लॉजिक पर बेस्ड है तो हम लॉजिकल आर्ग्यूमेंट का यूज करके साइंस में क्यों नहीं आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, बात आपका बिल्कुल सही है, बट मैथ जो है चीज़ों पर पहुँचने का रिग्रेस तरीका है। हम उसमें काफ़ी आसानी से गलतियाँ खोज सकते हैं और उसके पास प्रेडिक्टिव एबिलिटी भी होती है, जहाँ कि आपके फिलोसॉफिकल आइडियाज़ में लॉजिकल फैलेसीज हैं जो कि भरे पड़े हैं। प्लस ये सुनने में काफ़ी अपीलिंग भी लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं आपको शब्दों की कहानियाँ सुनाने लग जाऊँ तो आप उसमें बहुत ही आसानी से फंस सकते हो। मैं आपको कहने लगूँ कि ओके, आज से 13.8 अरब साल पहले हमारा पूरा यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करता था। अब ये थर्ड क्वांटाइजेशन की वजह से खुद ब खुद एग्जिस्टेंस में आ गया। अब इसमें क्या होता है कि आप अलग अलग तरह के क्वेश्चंस खड़ा कर सकते हो, पर बिना मैथ किए मैं हर सवाल का कुछ ना कुछ एस्केप रूट आंसर दे सकता हूँ। बट अगर आपको मैथमेटिकल बैकग्राउंड ही नहीं है, आपने ऐसी चीज़ों को कभी पढ़ा ही नहीं है, तो हम आपसे एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हैं इन चीज़ों को समझने के लिए। अगर आप एक ऐसे कल्चर में जाते हो जहाँ पे लोग आपकी भाषा को नहीं समझ सकते, आप उनसे बातें करना चाहते हो, तो आप कैसे करोगे। कुछ ना कुछ कॉमन ग्राउंड तो होना चाहिए ना। और वही मैथमेटिक्स हमारा कॉमन ग्राउंड है। अगर लैंग्वेजेस में हम बात करते हैं तो हर एक वर्ड का सिनोनिम या पर्यायवाची शब्द होता है। मैथ में पर्यायवाची शब्द नहीं होता, हर एक वर्ड मैथ का यूनिक होता है और यही चीज़ उसे खास बनाता है, जो कि ऑब्वियसली वर्ड सैलेड वाले लोगों को पहचानने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट पार्ट वही साइंस एंड फिलॉसफी के बारे में है, बट यहाँ पर उन्होंने कहा है कि थ्योरेटिकल फिजिक्स हमेशा फिलॉसफी से आता है। भाई, एक्सपेरिमेंट को भूल गए? क्वांटम मैकेनिक्स, मैक्सवेल इक्वेशन, ये सभी एक्सपेरिमेंट से आया था। मैक्सवेल इक्वेशन के लिए तो फैराडे ने बहुत एक्सपेरिमेंट और उनके बदौलत हमने इक्वेशन को लिखा था। बट या अंत में हमें थोड़ा बहुत गेसवर्क करना पड़ता है, जिसमें हम एक्सपेरिमेंटल डाटा को फिट करने के लिए इक्वेशंस को गेस करते हैं और फिर उन इक्वेशन को यूज करके हम ब्रह्मांड की असीम विशालता को स्टडी करते हैं। बट अगर आप फिलॉसफी की बात कर रहे हो तो एटलीस्ट उसमें लॉजिकल फैलेसीज तो मत करो जो आपके आर्गुमेंट्स में भरे पड़े हैं। एनीवेज, अगर हम अगले पार्ट में जाते हैं तो हमें वहाँ पर वेरिएबल्स मॉडर्न साइंस का टॉपिक दिखेगा। फिर यहाँ पे वही प्रॉब्लम है, उन्होंने वेरिएबल नाम दे दिया। वो शब्द का इस तरह से चयन कर रहे हैं कि सामने वाला काफ़ी आसानी से फंस जाए उनके ट्रैप में। यहाँ पे उन्हें ये वर्ड यूज़ करना चाहिए कि साइंस हमेशा इम्प्रूव होते रहता है या अपडेट होते रहता है। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि न्यूटन का पिक्चर थोड़ा सा इनएक्यूरेट था, जिसे एल्बर्ट आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने इम्प्रूव करा। ये फॉल्सिफिकेशन वाला लॉजिक नहीं है या फिर यहाँ पर वेरिएबल वाला लॉजिक नहीं है। इक्वेशन सेम रहता है बट उसका अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा डीप होता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्लो स्पीड पर देखो तो ग्रेविटी एक फोर्स है, बट लार्ज स्केल पे या हाई स्पीड पे ग्रेविटी फोर्स नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने मैथमेटिकली फोर्स की डेफिनेशन को चेंज करा है और इस वजह से ग्रेविटी को हम फोर्स नहीं बताते। अगर आप देखोगे तो F इक्वल टू mg होता है, ठीक है। अगर उस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स एक्ट कर रहा है तो F नेट इक्वल टू mg प्लस F समथिंग। अब अगर आप ग्रेविटी को फोर्स नहीं बोलोगे तो साधारण सी बात है, F नेट माइनस mg इक्वल टू F समथिंग होगा। और हमने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इसी प्रोसीजर को फॉलो किया है।
एग्जैक्टली अगर आप इस चीज़ को पढ़ोगे तो आपको जियोडेसिक मोशन में इस चीज़ को देखने को मिलेगा। बट उस चीज़ के बारे में हम कभी और बातें कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है। फिर यहाँ मॉडर्न साइंस एंड लॉजिक के बारे में उन्होंने बात करा है, जिसके बारे में हम अब तक बातें करते आए हैं। नेक्स्ट पार्ट कंसिडरेशन ऑफ वैदिक साइंस, यहाँ पे उन्होंने साइंस के डेफिनेशन को बताया था जिसे हमने लास्ट डिबंक कर दिया था। नेक्स्ट पार्ट साइंस एंड गॉड, ये कुछ ज़्यादा ही कंट्रोवर्शियल हो जाएगा और प्लस ये वही कोट्स का यूज कर रहा है, रियल आर्गुमेंट इनका कुछ है ही नहीं। आखिर ये अपना दिमाग यूज ही क्यों कर रहे हैं? अगर कोट्स का यूज करके बायस बनाना है तो यूजलेस है ना, क्योंकि ये अथॉरिटेटिव बायस कर रहा है और ये लॉजिकल फैलेसी है। और अगर आप ऐसे लॉजिकल फैलेसीज कमिट कर रहे हो तो आपका कॉन्सेप्ट फिलोसॉफिकल है ही नहीं, आपको फिलॉसफी का ज्ञान भी नहीं है। जब आप फिलॉसफी भी नहीं जानते, साइंस भी नहीं जानते, मैथ्स भी नहीं जानते, तो आप कर क्या रहे हो? नेक्स्ट पार्ट ये काफ़ी अच्छा है, मेथड ऑफ साइंस के बारे में। इस चैप्टर में उन्होंने ये कुछ इस तरह से दिखाया है कि एक्सपेरिमेंटल या थ्योरेटिकल फिजिक्स लॉजिक का यूज ही नहीं करता है, मतलब कुछ भी। और अगर आप इस पॉइंट पे देखो तो वो यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर आप एक एक्सपेरिमेंट को कुछ बार कर लेते हो तो साइंटिस्ट उस चीज़ को पूरे यूनिवर्स में लागू हो ऐसा मान लेते हैं। भाई सोलर सिस्टम पता है कितना बड़ा है? हम अर्थ पे इस वक्त एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बट अर्थ पे ही हम अलग अलग महीने में एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं ताकि हमारे सोलर सिस्टम में हमारा अर्थ अलग अलग जगह पे हो। और ये ह्यूज डिस्टेंस स्केल पर अगर एक्सपेरिमेंट ट्रू होल्ड कर रहा है तो क्या ये पूरे यूनिवर्स में होल्ड नहीं कर सकता? और ऊपर से इन एक्सपेरिमेंट को एक बार नहीं 10 बार 20 बार कई बार किया जाता है। कुछ एक्सपेरिमेंट तो हजारों बार रिपीट किए गए हैं और उनके बावजूद भी वो हमेशा ट्रू होल्ड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में वही उन्होंने बकचोदी कर दी अपनी कि लाइक मैथ भी एक एस्टिमेट एविडेंस है, अपना ही वर्ड बना रहे हैं ये। भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, साइंस में मैथ को एविडेंस नहीं माना जाता। मैथ्स वो हमारा तरीका है जिसकी मदद से हम चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, चीज़ों को और डीप में समझने की कोशिश करते हैं। बट एंड में जो एविडेंस साइंस कंसिडर करता है वो है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट को छोड़कर, ऑब्जर्वेशन को छोड़कर साइंस किसी भी दूसरे चीज़ को एविडेंस नहीं मानता। आई होप ये बात क्लियर हो चुका हो। नेक्स्ट पार्ट में उनका अलग ही चल रहा है कि हमारे मॉडर्न साइंस को क्वार्क, फोटॉन, ग्रेविटोन, स्पेस एक्सेट्रा के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता। भाई ढंग से कभी पढ़ा है फिजिक्स? क्वांटम फील्ड थ्योरी इन सभी को पॉइंट पार्टिकल मानता है, ठीक है। लूप क्वांटम ग्रेविटी सभी को पॉइंट पार्टिकल मानता है, बट स्पेस को वो क्वांटाइज कर देता है। वो कहता है कि स्पेस कंटिन्यूअस नहीं है बल्कि नेटवर्क से मिलकर बना हुआ है, स्पिन लूप से मिलकर बना हुआ है। अगर आपको चीज़ों का ज्ञान नहीं है तो आप खुद से अज्यूम क्यों कर रहे हो? किसी ज्ञानी इंसान से पूछो ना। आप स्पेस के स्ट्रक्चर के बारे में सवाल कर रहे हो, आपको कार्लो रोवेली से पूछना चाहिए था। आप किप थॉर्न से पूछने जा रहे हो जिसने लूप क्वांटम ग्रेविटी पे कभी रिसर्च ही नहीं करा। दूसरे तरफ अगर हम स्ट्रिंग थ्योरी को लेते हैं तो स्ट्रिंग थ्योरी भी स्पेस को कंटिन्यूअस बताता है, बट वो पार्टिकल्स को पॉइंट पार्टिकल नहीं बताता। वो कहता है कि वो स्ट्रिंग्स हैं। अगर आप स्ट्रिंग्स के सवालों के जवाब चाहते हो तो आप स्ट्रिंग थ्योरिस्ट से पूछो ना। आज हमारा फिजिक्स इतना बड़ा हो चुका है कि एक इंसान उसके हर हिस्से पे महारत हासिल कर ले ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो थोड़ा थोड़ा हर चीज़ के बारे में ज़रूर जान सकता है, बट पूरी तरह से जानना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके लिए आपको अलग अलग मैथ्स सीखना होगा ना। आप स्ट्रिंग थ्योरी को ही देख लो, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, टोपोलॉजिकल फील्ड थ्योरी, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, न जाने क्या क्या वहाँ पर यूज़ होता है। मैं आने वाले वीडियो में आपको बताने वाला भी हूँ कि स्ट्रिंग थ्योरी को समझने के लिए आपको मैथ के कितने अलग अलग पार्ट्स को सीखना पड़ता है। अब आप इन सभी चीज़ को सीखे बिना सीधा क्वेश्चन कर देते हो कि नहीं यार हमारा साइंस ये नहीं बता सकता, हमारा साइंस वो नहीं बता सकता, तो ये आपकी बेवकूफ़ी को दर्शा रहा है ना। अब हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर? हम भी तो बंधे हुए हैं ना, हम भी खुद रिसर्च कर रहे हैं, हम भी खुद स्टडी कर रहे हैं, आप भी करो। अब ऑलमोस्ट हम उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जिसका हम सभी को बहुत ही ज़्यादा इन समय से इंतज़ार था। फॉर्म ऑफ वैदिक साइंस, जिसमें वो वही कहते हैं कि हम लॉजिक और ऑर्डरली मैनर का यूज करते हैं, बस लॉजिकल फैलेसीज को भूल जाते हैं क्योंकि वो काम की चीज़ नहीं है ना। हमें लोगों को बेवकूफ़ बनाना है तो साधारण सी बात है। आप ही बताओ, अगर ये कोई फॉरेनर हमें बता रहा होता कि हमारा कोई इंडियन इंसान जो खुद को साइंटिस्ट क्लेम करता है वो इस तरह की लॉजिकल फैलेसी, इस तरह के मिस्टेक को कर रहा है, तो हमारा ग्लोबल लेवल पे क्या इज्जत रह जाता। और अगर इन चीज़ों को अग्निव्रत ने जेनेडो, आर्काइव, प्रीप्रिंट ऐसे पब्लिक रिसोर्सेज पे डाल दिया होता
तो हमारा और भी ज़्यादा बेइज्जती होने वाला था, और उनका बिजनेस तो वैसे भी नहीं चलने वाला था अगर लोगों को सच पता चल जाता तो। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जिज्ञासु रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।